नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं 6th ग्रेड 3rd टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के L1 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। देखो बंधु, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ अपवर्तक और अपवर्त्यों पर आधारित है। बंधु, जो संख्याएं जो होती है, संख्याओं की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे 10 और 15 दो संख्याएं हैं। 10 और 15 में भाग किन किन का जाता है बंधु? सबसे पहले 10 और 15 में भाग 5 का जाता है। 5 से छोटी संख्या 1 का भी जाता है। और 10 और 15 का भाग किस किस में जाता है? 30 में जाता है, 60 में जाता है, 90 में जाता है। ऐसे 30 में जाता है, 60 में जाता है, 90 में, ऐसे अनेक संख्याओं में जाता है, 120 में जाता है। ऐसे न जाने किस किस में भाग जाता है। तो जिनमें भाग 30 और 60 का जाता है वो 30 और 60 के अपवर्त्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपवर्त्य कहलाते हैं। ये तो क्या कहलाते हैं? अपवर्त्य कहलाते हैं। अपवर्त्य, इनको अपन मल्टीपल्स बोलते हैं। मल्टीपल्स बोलते हैं। और अपवर्त्यों को मल्टीपल ही नहीं, इनको गुणज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। ओके, हाँ जी, ये होते हैं अपवर्तक। क्या होते हैं? अपवर्तक। अपवर्तक होते हैं। इनको अपन बोलते हैं मेरे बंधु, इनको भाजक भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? भाजक भी बोल सकते हैं। इनको गुणनखंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुणनखंड भी इनको बोल सकते हैं। इनको इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टर कहा जाता है। इन्हीं की विशेषताओं पर आधारित ये प्रश्न है। और इनकी क्या विशेषताएं होती है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ये पूछ रहा है बंधु। चाहे संख्याएं हो चाहे संख्या हो, ये तो हमारे पास में यहां पे संख्याएं दे रखी है। संख्या हो तो क्या दिक्कत है? संख्या हो तो इंडिविजुअल कोई संख्या हो जाएगी। जैसे संख्या ले लेता हूं मैं, इन्हीं में से कोई सी संख्या ले लेता हूं 15। मेरे बंधु बताओ 15 में किस किस का भाग जाता है? 15 में भाग जाता है मेरे बंधु 5, 15 का खुद का। 15 में 5 का भी जाता है, 15 में 3 का भी जाता है और 15 में 1 का भी जाता है। ये तो 15 के अपवर्तक हो गए, ठीक है। और बंधु बात करता हूं 15 का किस किस में जाता है। 15 में जाता है, 30 में जाता है, 45 में जाता है, 60 में जाता है और न जाने किस किस में जाता है। ऐसे डॉट 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 डॉट। तो जो जिनमें 15 का भाग जाता है वो 15 के अपवर्त्य, और जिनका भाग 15 में जाता है वो 15 के अपवर्तक होते हैं। तो कह रहा है अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। ये कथन सत्य है मेरे बंधु। अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। ये रहे अपवर्तक, ये रहे अपवर्तक। अपवर्तक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। अपवर्तक क्या होते हैं मेरे बंधु? निश्चित होते हैं। गिने चुने ही अपवर्तक होते हैं। हाँ जी, अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। दूसरा कथन है अपवर्त्यों की संख्या निश्चित होती है, नहीं होती। अपवर्त्य अनिश्चित होते हैं, ये असत्य कथन है। ये असत्य है। अपवर्त्य अनिश्चित होते हैं, अपवर्त्य अनंत होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनकी कोई लिमिट तो है नहीं, आपको जो चाहिए वो ले लो। अपवर्त्य अनिश्चित, अपवर्तक निश्चित होते हैं, अपवर्त्य अनिश्चित होते हैं। गुणजों की संख्या निश्चित होती है, असत्य। गुणज बोल दो चाहे अपवर्त्य बोल दो, बात तो एक ही है। गुणजों की संख्या, गुणजों की संख्या भी क्या होती है? अनिश्चित होती है। ये भी असत्य। गुणनखंडों की संख्या अनिश्चित होती है। अरे भाई, गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। तो इसी से बात क्लियर हो जाएगी। गुणनखंड, अपवर्तक, भाजक, डिवाइजर, फैक्टर सब एक होते हैं। मल्टीपल्स, अपवर्त्य और गुणज सब क्या होते हैं? एक होते हैं। तो ये कह रहा गुणनखंडों की संख्या अनिश्चित होती है। ये कथन भी क्या हो गया? असत्य। तो सत्य कथन कौन सा हो गया मेरे बंधु? यहां से सिर्फ और सिर्फ कौन सा? एक कथन सत्य हो गया। एलसीएम एचसीएफ में अपवर्त्य और अपवर्तकों पर आधारित यह प्रश्न बनाया गया है। ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि 21 आम के पेड़, 42 सेव के पेड़ और 56 संतरे के पेड़ को कतारों में इस प्रकार लगाया जाए कि प्रत्येक कतार में पेड़ों की संख्या बराबर हो और एक कतार में एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, 21 का, 42 का और 56 का एचसीएफ निकाल लो। कितना होगा एचसीएफ? 7 होगा। 7 × 21, 7 × 6 42 और 7 × 8 = 56। तो प्रत्येक कतार में पेड़ों की संख्या, प्रत्येक कतार में पेड़ों की संख्या बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक कतार में पेड़ों की संख्या बराबर होनी चाहिए। और वो कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। एक कतार में एक ही प्रकार का पेड़ होगा तो न्यूनतम कितनी कतार बनेगी? न्यूनतम कितनी कतार बनेगी मेरे बंधु? सुन मेरी बात, आप बताओ 21 पेड़ हैं, उनकी 7-7 की कितनी कतार बनेगी? 3 कतार बनेगी। और जो 42 पेड़ है उनकी 7-7 की कितनी कतार बनेगी? 6 कतार बनेगी। और जो 56 पेड़ हैं, 56 में 7-7 की कितनी कतार बनेगी?
8 कतार बनेगी। तो टोटल कितनी कतार बनेगी? 8 और 6 14 और 3 कितना होता है? 17 कुल कतार बनेगी। कुल कतार कितनी बनेगी? 17 बनेगी। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर यहां पे कितना हो जाएगा? 17। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। सभी ऑप्शनों में 2 अंकों की सम संख्याएं हैं। 2 अंकों की सम संख्याएं तो सारी की सारी है, बिल्कुल। मैं 3 4 और 6 का सार्वगुणज हूं। मैं 3 4 और 6 का सार्वगुणज हूं। सार्वगुणज अभी अभी बताया था मेरे बंधु। गुणज क्या होता है? सार्वगुणज मैंने अभी अभी बताया था आपको। ये रहा गुणज, गुणज ये रहा, ये गुणज यही होते हैं, ये रहे गुणज। मैं सार्वगुणज हूं, कॉमन मल्टीपल हूं। तो बताओ मैं किसका मल्टीपल हूं? 3 4 और 6 का सार्वगुणज। तो बताओ 3 4 और 6 का सार्वगुणज कौन सा होता है? 3 का भाग भी जाए, 4 का भाग भी जाए और 6 का भी। सार्वगुणज कौन सा होता है? जिसमें इनका कॉमन का भाग जाए बंधु। तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, सॉरी इनको और आगे लिख देता हूं। 12 24 से 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ जी, ये ऐसे, सॉरी 60 हो जाएगा मेरे बंधु। कौन होगा? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ऐसे ही 72 हो जाएगा, ऐसे। तो ऐसे तो खूब सारी संख्याएं हो सकती है। 36 भी पड़ी है, 48 भी पड़ी है, 24 भी पड़ी है, 56 तो नहीं है। 12 चौके 48, 12 पंचे 60। इसका मतलब 56 तो नहीं होगी, 56 तो गई। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं मेरे बंधु। 24 के गुणनखंड करते हैं, 24 के गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है? भाजक ही होता है, अभी अभी बताया था। भाजक ही होता है जिसका भाग पूरा पूरा, जिसका भाग पूरा पूरा, भाग पूरा पूरा, भाग पूरा पूरा जाए। तो बताओ बंधु, भाग पूरा पूरा जाए वो गुणनखंड एक प्रकार का क्या होता है? भाजक ही होता है। तो 24 के गुणनखंड, 24 में किस किस का? 1 का भाग, 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग, 6 का भाग है, 7 का नहीं जाता, 8 का भाग जाता है, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 12 का जाता है, 24 का खुद का जाता है। ओके, हाँ जी। तो 3 3 6 और 7, 8 ही गुणनखंड हुए। कितने गुणनखंड हुए? 8 गुणनखंड हुए। कितने गुणनखंड हुए? 8 गुणनखंड हुए 24 के। 36 के कितने गुणनखंड है? 36 के। 36 में मेरे बंधु 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का जाता है, 13 का नहीं जाता, 14 का नहीं जाता, 18 का जाता है। 18 दूनी 36, और फिर इसके बाद में मेरे बंधु सीधा किसका जाता है? 36 का। तो इसके 36 के कितने गुणनखंड आ गए? 9 गुणनखंड आ गए। कितने गुणनखंड आ गए? 9 गुणनखंड आ गए। और 9 गुणनखंड का मतलब है 36 के 9 गुणनखंड है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 36 ही हो जाएगा। 48 के गुणनखंड आप देखो तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। गुणनखंड निकालने का एक तरीका दूसरा भी होता है, लेकिन आपको वो तरीका नहीं, L1 लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड मतलब जिनका भाग पूरा पूरा जाए। कोई कहेगा बड़ी संख्या, अरे क्यों आ जाएगी भाई बड़ी संख्या? क्यों? ऐसे कोई बाप की बात होती थोड़ी है जो गुणनखंड में बड़ी संख्या आ जाएगी। गुणनखंड निकालने का फिर एक तरीका होता है बंधु आपके पास में। इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे और इनकी पावर्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और पावर्स में एक एक जोड़ जोड़ के मल्टीप्लाई कर लेना, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, ठीक बात है। ओके, तो 48 में भाग किन किन का जाता है बताओ बंधु? 48 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 12 36, 12 चौके 48, 12 का जाता है, 13 का नहीं जाता, 14 का नहीं जाता, 15 का नहीं जाता, 16 दूनी 32, 16 ती 48 होती है, 16 का जाता है, फिर 20 का नहीं जाता, 24 दूनी 48 होती है, ठीक है। और 48 खुद होता है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 3 6 और 3 9 और 1 कितने? 10 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? 10 गुणनखंड हो गए इसके, 10 गुणनखंड। तो मेरे बंधु सिंपल सी भाषा में उत्तर दे सकते हो आप, कौन सा? सी, ठीक है। 2 अंकों की सम संख्या सारे ऑप्शनों में, सार्वगुणज सब है 36, 24 और 48 इनके, ठीक है। और मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो 36 ही है जो मेरे 9 गुणनखंड है। इसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 72 इंटू 28 इंटू, तो ये कह रहा है 72 गुणा 28 से बराबर, अगले ने लिख रखा है 36 गुणा 4 गुणा x। ओके, तो बताओ 36 का भाग 72 में कितनी बार? 2 बार। और 2 का भाग 4 में कितनी बार? 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 14 बार। तो ये जो अज्ञात राशि है वो कितनी आ गई? 14। अज्ञात हमारे पास में 14 आ गई। 7 का गुणज है क्या?
14 7 का गुणज है क्या, 7 का मल्टीपल है क्या? 7 के मल्टीपल्स कौन कौन होते हैं? 7, 14, 21, 28 एंड 16 ऐसे चलते रहेंगे। तो बिल्कुल है, पहला तो सही है, पहला तो सही है। कौन सा सही है पूछा है तो ये तो गया गया, इसमें पहला नहीं है। एक अभाज्य संख्या है 14, एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, ये बात गलत है, ये बात क्या है? गलत है, अभाज्य संख्या दूसरा नहीं होना चाहिए। ये दूसरा ले रहा है, ये भी गया, ये भी गया, तो फिर तो उत्तर ये होगा मेरे हिसाब से। ओके, कैसे होगा? 10 से कम है, अरे भाई 10 से कम है क्या? ये बात भी गलत है, 10 से बड़ी है, 10 से बड़ी है। एक सम संख्या है, बिल्कुल ये बात क्या है? सत्य है। 56 का एक गुणनखंड है, बिल्कुल सत्य है। 56 में इस 14 का भाग जाता है, इसका मतलब ये सही और ये सही। ये तो सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? पहली 9 अभाज्य संख्या है 2, 3, 5 है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। 5, 7, 11, 13, 17, 19 से 21 नहीं होता, 23, ठीक है, यही होते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं यही है, और इनका योग करके देख लेना बंधु, 100 आता है। कितना आता है? 100 आता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना आता है? 100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि एक सिंप्लीफिकेशन का पूछ रहा है, पूर्ण संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग से संबंधित एक प्रश्न आ सकता है। तो बंधु सबसे पहले 1575 में ये बात दूसरी बार पूछ ली है मैंने, एक बार संख्याएं चेंज करके लिखी थी 625, 25 और 5 वाला, लेकिन मैंने कहा था 625 की तरफ से ही भाग देना है। तो बताओ 1575 में भाग किसका देना है? 21 का, और भाग कितना हो जाएगा? 5। ओके मेरे बंधु, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह का वर्गमूल है इंटू कितना हो गया? 6। ओके मेरे बंधु बता, 21 का भाग देंगे तो 7 का भाग 3 बार, और 7 दूनी 14 बच गया, 1 17 में 7 दूनी 14 और 7 5 35 से। 3 का भाग 3 7 21 से, और 3 5 15, 75। तो ये 75 बट्टा कितना हो गया? 5 हो गया। अगेन अंडररूट में x से इंटू कितना? 6। 5 का भाग 15 5 75 होता है, अंडररूट x से इंटू कितना हो गया? 6। 3 का भाग 2 बार, और 3 का भाग इधर कितनी बार? 5 बार। तो मेरे बंधु बताओ, ये 2 का भाग देंगे 2.5 आएगा, 2.5 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया? अंडररूट x से। और दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो x बराबर आएगा 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 6.25 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न जोड़ बाकी का है। दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए बंधु। यूं तो पूर्ण संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भागी है सिलेबस में, लेकिन दशमलव संख्याएं अलग दे रखी है, भिन्न कोमा दशमलव संख्याएं, ठीक है, ये भी है सिलेबस में दशमलव संख्याएं। तो 7.007 0.007 अगेन आ गया, ठीक है। फिर आ गया 0.07 आ गया, और लास्ट में 0.7 आ गया। मेरे बंधु 7 और 7 जुड़ेंगे तो कितना? 14। 7 और 1 कितना हो गया? 8, और ये 7 हो गया। 7.784 जिस ऑप्शन में है वो क्या माना जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। ये इस प्रकार से हमने L1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ग्रेड 3 की जो अपनी परीक्षा टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके जो लेवल फर्स्ट के जो आपके साइंस के क्वेश्चन और शिक्षण विधियों के जो साइंस के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में मैं आपको व्याख्यात्मक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम यानी सीखने की जो प्रक्रिया है और सिखाने की जो प्रक्रिया है, इस दौरान छात्र की प्रगति की निगरानी के लिए और उसमें सुधार के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? तो इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की क्या विशेषता है कि जो सुनिश्चित करती है कि परीक्षण वास्तव में उसी को मापता है जिसका उसके लिए बनाया गया? वैधता। मूल्यांकन में मापन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से किस पहलू पर केंद्रित होता है? तो मापन की प्रक्रिया में जो किसी वस्तु या विशेषता को संख्यात्मक मान को निर्दिष्ट करना, इस पर ध्यान केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है 2 परीक्षण होते हैं, उपचारात्मक और निदानात्मक। निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कठिनाइयों की पहचान करना, सीखने में जो कठिनाई आ रही है उनकी पहचान करना। और उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है वो जो कठिनाइयां आ रही हैं, इन कठिनाइयों को दूर करने की सहायता करना, तो वो हो जाएगा उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है कि वो जो कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर करना। निदानात्मक परीक्षण कब किया जाता है? तो ये सेशन के शुरू में भी किया जाता है और सेशन के बीच में भी किया जाता है। कौन सी जनन विधि लैंगिक जनन का उदाहरण है? द्विविखंडन, अलैंगिक जनन। किसी का निर्माण
अलैंगिक जनन, कली बनना अलैंगिक जनन। अंडाणु और शुक्राणु का मिलना और बनना दोनों ही लैंगिक जनन है। स्तनधारियों में भ्रूण का विकास, तो आपको पता है अंडाणु बनता है अंडाशय में, लेकिन भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। मनुष्य में श्वसन, तो श्वसन रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। और इसमें एक चीज है भाई, एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन ये है कि श्वसन जो है वो कैसा परिवर्तन है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। अगर अंग्रेजी में ब्रीथिंग लिखा हुआ है तो इसको माना जाएगा भौतिक परिवर्तन, और अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्या? अंग्रेजी में लिखा हुआ है रेस्पायरेशन, तो इसको माना जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और जब कुछ नहीं लिखा हुआ, केवल हिंदी में लिखा हुआ, तो दोनों मानो, भौतिक भी और रासायनिक भी। रक्त का थपका जमना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना, ये तीनों ऐसे परिवर्तन हैं जो भौतिक भी हैं और रासायनिक भी हैं। हृदय में रक्त को पीछे बहने से रोकते हैं कपाट, वोल्व। हृदय में 4 प्रकार के कपाट होते हैं जिनका काम ही होता है खून को पीछे बहने से रोकना। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, पास्कल दाब का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व पर आधारित, द्वितीय नियम है संवेग संरक्षण पर आधारित, और तृतीय नियम भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और अधिकांश विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वो होती हैं जिनमें तरंग संचरण की दिशा और तरंग के जो कंपन होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा एक प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे प्रबल अम्ल हैं। इसमें अपने पास ऑप्शन में है जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, साइट्रिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, या फिर इसमें होता है सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो सारे दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं और धातु अम्ल जो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। तो ये आपके साइंस के प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है ये काफी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद। शामिल है सत्य, असत्य, बहुविकल्पात्मक वर्गीकरण, ये सभी इसमें आंसर में आ जाएंगे। अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है भाषा सरल बोधगम्य होनी चाहिए, सर के अनुसार होनी चाहिए, द्व्यर्थी नहीं होने चाहिए। यहाँ उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक, बौद्धिक परिपक्वता या संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण प्रविधि। उपयुक्त सभी यहाँ निरीक्षण प्रविधि हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का भावार्थ है शक्तिशाली को स्वतः ही अधिकार मिल जाता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है? एक आंख से देखना भेदभाव करना नहीं होता है, समान रूप से देखना इसका अर्थ होता है। यही इसका आंसर है, बाकी सब सही है। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, तो के लिए संप्रदान, सी ऑप्शन इसका सही है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो आपको शब्द लिखवाए गए थे कुछ विशेष सदैव, जिसमें दर्शन इसका सही आंसर है। 139 में सी, 139 में सी, सॉरी बी, 139 का बी हो जाएगा दर्शन। आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य, ये कुछ शब्द आपको लिखवाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दही, ये पुल्लिंग है। दही इसमें क्या है? पुल्लिंग है। दही इसमें पुल्लिंग है। चलिए आगे। किस वाक्य में आसन भूतकाल का प्रयोग हुआ है? यानी क्रिया अभी अभी हाल ही में संपन्न होने का बोध करवाती है। आपको बताया था आ ई ए के साथ में है जुड़ा होता है। बच्चे पढ़ रहे होंगे, ये तो संदिग्ध हो जाएगा। राम विद्यालय जा चुका है, जाने का काम अभी भी हुआ है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। 142 देखिएगा, सॉरी इतनी है।